बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 3 है और आज का टॉपिक जो है वो हमारा हीट एंड टेम्परेचर है। ये टॉपिक क्लास मैट्रिक में भी पढ़ाया जाता है और क्लास इंटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही हीट से होता। तो ये लेक्चर हर स्टूडेंट के लिए है जो भी फिजिक्स पढ़ता है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास इंटर में पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास इंटर के अंदर बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि उनकी फाउंडेशन या उनकी बेस अच्छी तरह से नहीं बनी होती। मैट्रिक क्लास में उनके कॉन्सेप्ट जब सही तरह से क्लियर नहीं होते हैं तो फर्स्ट ईयर इंटर में आकर उनको फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट लगने लगती है। हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर रिगार्डिंग हीट एंड टेम्परेचर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएं ताकि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। आज का टॉपिक क्योंकि 2 पार्ट्स के ऊपर है, हीट एंड टेम्परेचर, तो 1 बाय 1 करके पहले हीट को स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर टेम्परेचर। सबसे पहले हीट को स्टडी करें। जो आजकल डेफिनेशन बताई जाती है हीट की वो है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, मूव करती है। राइट, ट्रांसफर मींस मूव करती है। अब इस पूरी डेफिनेशन के अंदर अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो इसमें सिर्फ एक वर्ड है जिसको समझने की जरूरत है और वो है एनर्जी। अगर एनर्जी समझ में आ गई तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वैसे समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। अब इस एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा कि एनर्जी वर्ड कहां से ड्राइव किया गया और इसकी मीनिंग क्या है। जब इसकी डेरिवेशन और इसकी मीनिंग समझ में आ गई तो फिर एनर्जी को समझना आसान हो जाएगा। एनर्जी वर्ड 2 चीजों से मिलकर बना। एक प्रीफिक्स है दैट इज एन, ENN, जिसकी मीनिंग ग्रीक के अंदर मींस यूनानी जबान में इन थी और ग्रीक के अंदर ही वर्क के लिए एक वर्ड यूज होता था, आर्गोस। आर्गोस का मतलब ग्रीक लैंग्वेज के अंदर वर्क था। एनर्जी का वर्ड इन 2 चीजों से मिलकर बना, प्रीफिक्स एन एंड द वर्ड फॉर वर्क इन ग्रीक इज आर्गोस। यही वजह है सीजीएस सिस्टम में जो वर्क और एनर्जी का यूनिट है वो अर्ग है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट देने वाला सबसे पहले जो बंदा था उसका नाम था एरिस्टोटल और उसने एनर्जी के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था कि एनर्जी इज अ कंडीशन। उसने एनर्जी को कहा कि एनर्जी इज अ कंडीशन दैट डिस्क्राइब्स द कैपेसिटी टू डू वर्क। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एनर्जी नाम था एक कंडीशन का, वो कंडीशन डिस्क्राइब करती थी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। In the beginning of the 18th century, Thomas Young was the first man who introduced the word energy to the field of physics. But the word did not gain popularity. उसने फर्स्ट टाइम एनर्जी का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया लेकिन इस वर्ड को एक पॉपुलैरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसके बाद 2 फिजिसिस्ट आप में से अक्सर उनको जानते होंगे, विलियम थॉमसन को लॉर्ड कैल्विन भी कहते थे और एक विलियम JM रैनकिन। ये दोनों फिजिसिस्ट 18th सेंचुरी के थे और आज भी टेम्परेचर का जो यूनिट है वो इसी विलियम थॉमसन लॉर्ड कैल्विन के नाम पर रखा गया। In the mid of 18th century, William Thomson, Lord Kelvin and William JM Rankin began to use the word energy. But in the mid of the 18th century तक भी एनर्जी का वर्ड फेमस नहीं था, उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वक्त गुजरता रहा और 19th सेंचुरी का आगाज हुआ। 1905 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम हर किसी को मालूम है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी शोराए आफाक इक्वेशन इस दुनिया को दी, E is equal to mc²। इस इक्वेशन के अंदर E is एनर्जी, m is मास एंड c is स्पीड ऑफ लाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन एरिस्टोटल की उस डेफिनेशन से इंस्पायर होकर दी जिसमें एरिस्टोटल ने कहा था कि एनर्जी इज अ कंडीशन। एनर्जी एक कंडीशन है जो डिस्क्राइब करती है एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। हमारे कुछ टीचर्स हजरात इस इक्वेशन की ट्रांसलेशन गलत करते हैं, इसकी आज भी ट्रांसलेशन करते हैं कि अगर किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करवाया जाए तो वो मास एनर्जी में बदल जाता है।
लेकिन रियल में इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं है। रियल में इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि अगर का वर्ड जब भी यूज होता है इट मींस कि कंडीशन इज अप्लाइड। सो अगर किसी मास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करने की एबिलिटी है तो फिर वो मास नहीं है, वो मास एक्चुअली एनर्जी है। आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के बाद जो वर्ड एनर्जी था उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और फिर एनर्जी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई और आज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपके सामने। अब वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ, हीट की तरफ, को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है। तो हिस्ट्री कहती है एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर एग्जिस्ट टू राइवल थ्योरीज ऑफ हीट। दो थ्योरीज थी, दो कॉन्सेप्ट थे हीट के बारे में। लोगों के दोनों थ्योरीज एक दूसरे की अपोजिट थी, राइवल थ्योरीज थी। पहली थ्योरी जो थी वो थी कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट एंड सेकंड इज द मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट। वन बाय वन करके दोनों को देखते हैं कि कैलोरिक थ्योरी क्या थी और मैकेनिकल थ्योरी क्या थी। So according to the caloric theory of heat is a fluid substance called caloric. Caloric theory के मुताबिक heat जो था वो एक fluid substance था और उस fluid substance को उन्होंने नाम दिया caloric. This is the first point of the caloric theory of heat. Second is caloric was assumed to be invisible and weightless fluid. ना तो caloric नजर आता था और ना ही caloric का कोई weight था, ये assume किया गया, फर्ज किया गया। Number 3 is caloric can pass from one body to another. Caloric एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। According to caloric theory of heat, caloric can pass from one body to another body. Number 4 is we cannot produce or create caloric. हम caloric को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते। तो फिर क्या था caloric और कहां से आता था? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये था caloric theory में कि every object contained a certain amount of caloric. हर ऑब्जेक्ट के अंदर caloric पहले से मौजूद होता है नेचुरली। ये 5 पॉइंट्स है कैलोरिक थ्योरी के। और अब देखते हैं कि मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती थी। सो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट, हीट इज नॉट अ फ्लूइड। मैकेनिकल थ्योरी ने सबसे पहले तो कैलोरिक थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया कि हीट जो है वो एक फ्लूइड सब्सटेंस। नंबर 2 इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, ट्रांजिट का वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। ट्रांजिट मींस ट्रांसफर होना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी तो हीट को हम फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। यहाँ पर अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इन ट्रांजिट कहना जरूरी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर सिर्फ इतना बता दिया जाए तो वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। Number 3, heat could be produced by friction. Number 4 is heat could be produced by mechanical work. ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी बेस के ऊपर कैलोरिक थ्योरी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि कैलोरिक थ्योरी के पास इन दोनों पॉइंट्स का कोई आंसर नहीं था। हीट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन एंड हीट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वर्क। वहां पर उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैलोरिक कैन नॉट प्रोड्यूस और क्रिएट। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि हीट कैन प्रोड्यूस। 2 ऑप्शंस दे दिए गए थे कि 2 तरह से हीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, थ्रू फ्रिक्शन एंड थ्रू मैकेनिकल वर्क। इसके बाद कैलोरिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद फिर सिर्फ एक ही थ्योरी थी और वो थी मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट। उस वक्त 2 साइंटिस्ट बड़े फेमस थे, काउंट रमफोर्ड एंड जेपी जूल। आज हर बच्चे को मालूम है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता। जेपी जूल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए रिगार्डिंग मैकेनिकल वर्क एंड हीट के, एंड ही फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट। J.P. Joule established a relationship between mechanical work and heat. So according to Joule, W is directly proportional to H. So what is W and what is H? We know that the symbol of work is W and the symbol of heat, which is used by Joule at that time, is capital H. So W is mechanical work and H is heat energy. It means that amount of work done on an object is directly proportional to equivalent amount of heat produced. क्या रिलेशन फाइंड किया जेपी जूल ने? उसने कहा कि वर्क डन का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा मैकेनिकल वर्क डन होगा उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अपने इसी रिलेशन को उसने एक इक्वेशन की शक्ल दी, वो कुछ इस तरह से थी। एवरीबॉडी नोज कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया जाता तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता। जूल ने भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके जो कांस्टेंट लिया दैट वाज J कैपिटल, राइट? W is equal to JH. What is J? So J is the Joule's constant. याद रहे तो याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। J is a Joule's constant.
या इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स कांस्टेंट भी कहते हैं। कहीं किसी जगह पर आपको इसका नाम जूल्स कांस्टेंट मिलेगा और किसी जगह पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी इसको कहा जाता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्यों कहा जाता है तो अभी हम डिस्कस करते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट जेपी जूल्स प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ J is 4.2 जूल्स पर कैलोरी। जेपी जूल्स ने प्रूव किया कि जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 4.2 जूल्स पर कैलोरी है। 4.2 joules per calorie का मतलब क्या है कि when 4.2 joules of work done converted into heat, then the value of heat will be 1 calorie. And if heat energy is 1 calorie, then the value of J is equal to W. अगर heat की वैल्यू 1 हो जाएगी, calorie is the unit, तो फिर through formula W is equal to JH. When we will put the value of H in the formula, then we will get W is equal to J. That's why Joule's constant और J is called mechanical equivalent of heat. एक और कॉन्सेप्ट जो आपको बड़ा जरूरी है देना, that is heat is conserved quantity. What is the meaning of conserved? Conserved का मतलब क्या होता है? हमने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में ही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, तो बेटा याद रखना कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्व्ड का मतलब होता है बाकी, बका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को। यहाँ पर एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। एनर्जी को किसी सूरत भी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को किसी सूरत भी आप डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। यस, लेकिन उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, लेकिन उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को डिटेल में अगर पढ़ना हो, कितनी टाइप्स हैं, कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, तो उसके लिए एक अलग मैंने लेक्चर दे दिया है, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। In physics, energy is quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work or heat. Right? इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना। Energy is a quantitative property, means जिसको मेजर कर सकते हैं। एक वो प्रॉपर्टी है एनर्जी जो मेजरेबल है, that must be transferred, और हर सूरत में ट्रांसफर हो तो एनर्जी है, अदरवाइज नहीं है। जब ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है तो क्या करती है? वर्क करती है, और जब वर्क होता तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ ये चीज देखनी है कि वर्क कहाँ होता है, कौन सी चीज वर्क करती है। पहले वर्क को समझ लेते हैं कि वर्क क्या, राइट? वर्क इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो वर्क की मेजरमेंट से पता चल जाएगा। यहाँ पर एक हिंट आपको देना चाहता हूँ, आपको हीट को अंडरस्टैंड करने में काफी मदद मिलेगी। लोग क्या करते हैं, हीट को ऐसा नाउन लेते हैं, आपने नाउन नहीं लेना, हीट को एज अ वर्ब आपने यूज करना। जब भी आप हीट को एज अ नाउन समझने की कोशिश करेंगे, हीट आपको समझ में नहीं आएगी। हीट को आप एज अ वर्ब समझने की कोशिश करें, तब आपको समझ में आएगा। सो जब हम हीट को एज अ वर्ब लेते हैं तो उसकी मीनिंग हो जाती है प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट, मींस जिसको किया जाता है, वो प्रोसेस जिसको किया जाए, दैट इज कॉल्ड हीट। तो हीट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, नॉट द नेम ऑफ द क्वांटिटी। ये चीज अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल, एक वेसल लें, इसके अंदर वाटर लें और उसको बर्नर के ऊपर रख दें। आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम वो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वाटर हैज अ हाई टेम्परेचर, सो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ हीट। इसको इस तरह से अगर ना कहा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अगर इसको ऐसे कहते कि द वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो वो सही होगा। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, इंटरनल एनर्जी। तो पहले इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं कि वो क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, the grand total of all energies of all molecules of the substance is known as internal energy of the substance. यहाँ पर तीन वर्ड्स ऐसे हैं पूरी डेफिनेशन में जिनको समझना जरूरी है। एक तो ग्रैंड टोटल, दूसरा ऑल एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तीन चीजें समझनी है कि ग्रैंड टोटल क्या होता है, ऑल एनर्जीज क्या है और ऑल मॉलिक्यूल्स क्यों कहा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रैंड टोटल क्या होता है। ग्रैंड का वर्ड फिर बता रहा है, खुद इशारा कर रहा है टोटल की तरफ, कि टोटल के टोटल को ग्रैंड टोटल कहते हैं। मींस टोटल प्लस टोटल एंड सो ऑन। तो सारे टोटल्स को जब जमा कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, तो उसको कहा जाता है ग्रैंड टोटल। अब टोटल क्या है और टोटल क्यों है, टोटल वर्ड किस तरफ इशारा कर रहा है। एक वर्ड था मॉलिक्यूल्स। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं और हर मॉलिक्यूल मोशन के अंदर होता है,
तो टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है, टोटल का वर्ड यहाँ पर फिर इशारा कर रहा है कि एनर्जी एक नहीं होगी, तभी उनका टोटल किया जाएगा। और ऑफ वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं सब्सटेंस के अंदर, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर उसकी एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं? द टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ, सम का वर्ड बता रहा है कि एक से ज्यादा है। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल का मोशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, तो याद रखना है बेटा आपने। नंबर 1 इज ट्रांसलेशनल मोशन होता है। You know that energy due to motion of the body is called kinetic energy. So translational motion की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, that energy is called ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो होता है वो रोटेशनल मोशन होता है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 3 इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। 3 टाइप्स हैं मोशन की, इस वजह से 3 टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी की, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन जब चेंज करता है, तो हमने पढ़ा है क्लास मैटर के अंदर कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब ये 4 किस्में होती हैं एनर्जी की जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इन जब चारों एनर्जीज को ऐड कर लिया जाता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट में हमें टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल मिलेगी। The grand total of all energies of all molecules of the substance is known as internal energy of the substance. अब मेरा ख्याल में समझ में आ गया होगा कि ग्रैंड टोटल से क्या मुराद है और ऑल एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है। सो डेफिनेशन ऑफ हीट अब हर किसी को याद हो जानी चाहिए, जो बड़ी क्लियर है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि हीट ट्रांसफर कैसे करती है। हाउ इज हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस मैकेनिज्म्स सच एज थर्मल कंडक्शन, थर्मल कन्वेक्शन, thermal radiation and transfer of energy by phase change. Right? These are the 4 mechanisms we are used for transformation of heat. Number 1 is thermal conduction. Energy is transferred through direct contact. Thermal conduction is the movement of heat from one object to another, one that has different temperature when they are touching each other. इस प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मैटर की अगर स्टेट्स देखी जाए तो तीनों स्टेट्स में सॉलिड स्टेट इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, एंड लिक्विड स्टेट इज a good conductor as compared to gas state of matter. Solids के अंदर जो matters होते हैं they are the good conductors for heat. Matters के अंदर heat जल्दी ट्रांसफर करती है। इसका रीजन ये है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली बाउंड होते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होता है। तो जब हीट ट्रांसफर होती है किसी एक मॉलिक्यूल को, तो वो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी जैसे ही गेन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर वो जब मूव करता है तो दूसरे मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करता है तो हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है उसको। इस तरह से एक मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे मॉलिक्यूल तक एनर्जी बहुत जल्दी ट्रांसफर होती जाती है। मैटर्स में बहुत जल्दी होती है एज कंपेयर टू रबर, एज कंपेयर टू वुड। So thermal conduction is the transfer of internal energy by microscopic collisions of particles and movement of electrons within a body. Colliding particles, which includes molecules, atoms and electrons, transfer disorganized microscopic kinetic and potential energy, joint known as internal energy. Next is thermal convection. So in thermal convection, the transfer of heat from place to place by the movement of fluids. Thermal convection is usually dominant form of heat transfer in liquid and gases. यहाँ एक बात याद रखनी है बेटा कि जब किसी फ्लूइड को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो फ्लूइड हीट एनर्जी गेन करता है। फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं वो कहलाते हैं हॉट मॉलिक्यूल्स। हॉट मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंस एज कंपेयर टू कोल्ड मॉलिक्यूल्स। आपने अक्सर डेली लाइफ में एग्जांपल देखी होगी, वाटर किसी वेसल के अंदर लेकर जब हम बर्नर के ऊपर रख देते हैं तो वाटर फौरी तौर पर बॉयल होना शुरू नहीं हो जाता। इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम उसको लगेगा। जैसे आपने उसको बर्नर पर रखा, इन द बॉटम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो हीट एनर्जी गेन करेंगे।
जैसे ही वो हीट एनर्जी गेन करेंगे दे लूज देयर डेंसिटी, सो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे उनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, फिर वो हीट अप होंगे, उनकी डेंसिटी लेस हो जाएगी, वो लूज करेंगे अपनी डेंसिटी, वो ऊपर आ जाएंगे, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाएंगे। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन, थर्मल कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मूव करता है, फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे जाते हैं, फिर जब वो हॉट हो जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले कोल्ड फिर नीचे चले जाते हैं। इस तरह से कुछ टाइम के बाद वाटर कंप्लीटली बॉयल होना शुरू हो जाता है, या कोई भी फ्लूइड कंप्लीटली बॉयल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज थर्मल रेडिएशन। In thermal radiation, the heat energy is transferred through electromagnetic radiation, is emitted by heated surface in all directions, travels directly to its point of absorption at the speed of light. इस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू रेजेस, और वो रेजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस होती हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सन है। Next is the microscopic view of heat. So according to this view, thermal energy is created from the vibration of atoms and molecules within substances. The faster they move, the more energy they possess, and the hotter they become. Thermal energy is also called heat energy. So according to the kinetic molecular theory, KMT, the total kinetic energy of the molecules of the substance is called heat. So definition of heat याद रखनी है according to KMT. कभी कभी एग्जाम में आता है कि define heat through KMT. Next is units of heat. There are two types of units of heat: classical units and modern unit. In classical units we have calorie and kilocalorie. Both are classical units of heat. So calorie के लिए बेटा याद रखना है आपने, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius. Means 1 gram of water को 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उस अमाउंट ऑफ हीट को कैलोरी कहते हैं. नेक्स्ट इज किलो कैलोरी. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. तो बेटा इसके लिए याद रखना है कैलोरी के अंदर आपने 1 ग्राम लिया था, यहाँ किलो कैलोरी के अंदर 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड किलो कैलोरी. Modern unit is joule. Nowadays, like other forms of energy, heat is also measured in joules because heat is a form of energy in transit. Everybody knows, right? The unit of heat, the unit of work is joule. So that's why, because heat is a form of energy in transit, the modern unit of heat is joule. Next is temperature. The degree of hotness and coldness is called temperature. The word degree is concerned with the measurement. कोई चीज कितनी hot है, कितनी cold है, उस चीज को मेजर करने का नाम टेम्परेचर. In simple words, the measurement of heat is called temperature. According to the kinetic molecular theory, the definition of temperature is the average kinetic energy of the molecules of the substance is called temperature. Effects of temperature: change of resistance, expansion, change of color, change of physical state. So next is स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के वैसे तो 4 स्केल्स हैं, लेकिन एक स्केल मैंने आपको पहले बताया रैंकिन का फेमस नहीं है और ना ही यूज में आता, इस वजह से हम सिर्फ 3 स्केल्स को डिस्कस करेंगे. फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल. फर्स्ट नंबर पे पहले स्केल आया था, दैट इज फ़ारेनहाइट. उसके बाद फिर सेल्सियस स्केल आया और लास्ट में केल्विन आया. फ़ारेनहाइट स्केल जो था वो डिजाइन किया था एक जर्मन फिजिसिस्ट, जीडी फ़ारेनहाइट उसका नाम था, एंड he designed this scale in 1734. इस स्केल के अंदर इसने 2 फिक्स पॉइंट रखे. एक फिक्स पॉइंट जो नीचे था उसको कहा गया लोअर फिक्स पॉइंट. जो लोअर फिक्स पॉइंट था उसको फ़ारेनहाइट ने स्टैंडर्डाइज किया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और अपर फिक्स पॉइंट को उसने स्टैंडर्डाइज किया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर. स्पेस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट उसने डिवाइड किया उसको 180 इक्वल पार्ट्स में, एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. नेक्स्ट स्केल इज सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल दिया, उसका नाम था एंडर सेल्सियस. ये स्केल इसने दिया 1742 में, और इस स्केल को भी इसने जो डिजाइन किया स्टैंडर्डाइज उसको किया 2 फिक्स पॉइंट्स के साथ. लोअर फिक्स पॉइंट को स्टैंडर्डाइज किया सेल्सियस ने 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अपर फिक्स पॉइंट को उसने स्टैंडर्डाइज किया 100 डिग्री सेल्सियस पर. स्पेस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट उसने डिवाइड की 100 इक्वल पार्ट्स में, एंड 1 पार्ट इज आल्सो कॉल्ड 1 डिग्री.
नेक्स्ट स्केल इज केल्विन। इस स्केल को ब्रिटिश फिजिसिस्ट लॉर्ड केल्विन ने 1848 में डिजाइन किया और इस स्केल में भी दो फिक्स पॉइंट रखे गए। लोअर फिक्स पॉइंट को 273 केल्विन पर स्टैंडर्डाइज किया गया और अपर फिक्स पॉइंट को 373 केल्विन पर स्टैंडर्डाइज किया गया और स्पेस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट केल्विन ने उसको डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में एंड वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। केल्विन स्केल इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि जो केल्विन का जीरो है इज द एब्सोल्यूट जीरो, दैट्स व्हाई दिस स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल। जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो इसलिए कहते हैं कि जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पर गैसेस का फेज चेंज हो जाता है। So next is conversion of scales of temperature। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कन्वर्जन आ जाए कि एक स्केल से दूसरे स्केल में किस तरह से कन्वर्ट करता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लें, किस तरह से वो फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूलाज ड्राइव हुए। फिर उसके बाद फिर आप किसी भी स्केल को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला है ये, यहाँ LFP और UFP is the abbreviation of lower fixed point and UFP is the abbreviation of upper fixed point, right? T is symbol of temperature minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point is equal to temperature minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसको अप्लाई कर दें तो आपके पास फॉर्मूलाज ड्राइव होते जाएंगे। कैसे होंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन इज डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। मींस अगर डिग्री सेल्सियस में आपको मिला हो टेम्परेचर और उसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ आए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो मेन फॉर्मूला था वो आप उसको लिख लेंगे। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको आप लेफ्ट साइड पर लिखें और जिसको कन्वर्ट करना है उसको आप राइट साइड पर लिखें। हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया टेम्परेचर की जगह पर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल का जो था वो था 32, तो इस लोअर फिक्स पॉइंट की जगह हमने लिख लिया 32। अपर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर था 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज 32, उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड पर टेम्परेचर की जगह जिसको कन्वर्ट करना था वो उसको लिखा हमने डिग्री सेल्सियस। वो लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज 0 एंड डिवाइडेड बाय upper fixed point of Celsius scale is 100 and lower fixed point is 0, so 100 minus 0। नेक्स्ट स्टेप में 212 से माइनस करेंगे आप 32 तो 180 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह 100 में से 0 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ इस 0 0 दोनों को कैंसिल कर दें और 2 के टेबल को अप्लाई करें। 2 5 are 10, 2 9 are 18, दोनों को डिवाइड कर दें। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। अब आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उनको आप इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट कर दें। ये माइनस का 32 इक्वल की राइट साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 9 डिवाइड हो रहा है इक्वल की राइट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा डिग्री सेल्सियस से। तो नेक्स्ट स्टेप में को 1 बाय 1 करके हम करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, 9 को शिफ्ट किया हमने तो 9 जाकर मल्टीप्लाई हो गया डिग्री सेल्सियस से। सो 9 और 5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास इक्वेशन आई। इस माइनस 32 को भी शिफ्ट करना है, ये इधर माइनस का है इक्वल की राइट साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ आपके पास ये आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि ये 9 मल्टीप्लाई करेगा डिग्री सेल्सियस के साथ। मींस अगर जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में मिला होगा उसको आपने पुट करना है, उसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे तो फिर आपके पास आंसर सही आएगा। नेक्स्ट इज डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपको मिला हो उसको आप कन्वर्ट करना चाहें डिग्री सेल्सियस में तो उसके लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट ओवर। यहाँ इन ब्रैकेट्स को अच्छी तरह से देख लेना है, ये ब्रैकेट्स हर सूरत में देने हैं। उसका रीजन भी है, आगे चल के हम आपको बताते हैं। अगर ये ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे, नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले बताया। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट साइड पर, जिससे कन्वर्ट करना है उसको राइट साइड।
हमें कन्वर्ट करना था डिग्री सेल्सियस में, उसको लेफ्ट साइड पर लिखा डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज 0, अगेन अपर फिक्स पॉइंट इज 100 एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 इज इक्वल टू, राइट साइड पर देखेंगे आप तो जिससे कन्वर्ट करना था उसकी जगह टी की जगह उसको रखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज 32, अपर फिक्स पॉइंट इज 212 माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में 100 में से 0 माइनस किए 100, सो 212 में से 32 माइनस करेंगे 180 आपके पास आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इसको डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 2 9 से 18, 2 5 से 10। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 9। अब हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो सेल्सियस के साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा है डिग्री सेल्सियस को, इस 5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड ऑफ द साइन ऑफ इक्वेशन, वहां पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा। अब ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो इस कंप्लीट फिगर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मींस डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए ब्रैकेट देने जरूरी हैं। तो डिग्री सेल्सियस 5 को हमने शिफ्ट किया, जाके मल्टीप्लाई उसने किया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 से, आपके पास फॉर्मूले की कुछ शेप इस तरह से आ गई कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब जब कभी आपको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट देने का मकसद भी ये है कि पहले आप डिग्री फ़ारेनहाइट में जो भी आपको टेम्परेचर मिला हुआ है वो आप उस पर यहाँ पर पुट करेंगे और उसमें से माइनस 32 करके उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर डिवाइड करेंगे 9 से, तब आपके पास आंसर सही आएगा। नेक्स्ट इज केल्विन कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला कुछ ये हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे, आपको बताया था कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट साइड पर, जिससे कन्वर्ट करना है उसको राइट साइड पे। आपने वैल्यूज पुट कर ली, डिग्री सेल्सियस माइनस 0, 100 माइनस 0, K माइनस 273, 373 माइनस 273। नेक्स्ट स्टेप आपने माइनस कर दिया, डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 100। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। फॉर्मूला आपके पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू केल्विन। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फॉर्मूला आपके पास क्या है, मेन फॉर्मूला आपने वैल्यूज पुट की, K माइनस 273, 373 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 0, 100 माइनस 0। उसके बाद 373 में से 273 माइनस करेंगे, 100 आपके पास आ जाएगा, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। तो फॉर्मूले की कुछ शेप ये बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में यहाँ पर K माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस है, आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन के साथ जुड़ी हुई चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो माइनस 273 जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन तो इक्वेशन की कुछ फॉर्म ये आ जाएगी, K मींस केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव होगा। नेक्स्ट इज केल्विन कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना केल्विन से, फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट केल्विन माइनस 273 ब्रैकेट ओवर प्लस 32। दिस इज द शेप ऑफ द फॉर्मूला। किस तरह से ड्राइव हुआ आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, मेन फॉर्मूला लिखा आपने, वैल्यूज पुट की बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आपने पुट की, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इसमें कन्वर्ट करना था, लेफ्ट साइड पर रखा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273, 373 माइनस 273। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको माइनस कर दिया, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180 एंड 373 माइनस 273 इज इक्वल टू 100। तो फॉर्मूले की शेप आपके पास ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल, 2 5 से 10, 2 9 से 18। तो फॉर्मूला की शेप आपके पास ये आ जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है केल्विन को, इस वजह से फ़ारेनहाइट के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें वन बाय वन करके शिफ्ट करते जाएंगे इक्वल की राइट साइड से। पहले 9 को शिफ्ट करेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाकर K माइनस 273 से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 bracket K minus 273 means 9 multiply with K minus 273. Now minus 32 is remaining. इसको शिफ्ट करेंगे, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो फॉर्मूले की शेप आपके पास आ जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट K minus 273 ब्रैकेट ओवर प्लस 32। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, ब्रैकेट के अंदर पहले जो वैल्यूज होंगी उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, K की वैल्यू पुट करके उसको माइनस 273 करेंगे उसमें से, और उसके बाद फिर उसको 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्टेड इनटू केल्विन।
फ़ारेनहाइट में आपको गिवन हो और केल्विन में आपने कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा K इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस 273। किस तरह से आया, सेम वही प्रोसीजर है। मेन फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे बिल्कुल जैसे पहले इंस्ट्रक्शंस आपको दे चुका हूँ, उसके हिसाब से आपने वैल्यूज पुट की। फॉर्मूला की शेप आपके पास आ जाएगी केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। 180 0 0 कैंसिल, 2 5 are 10, 2 9 are 18। फॉर्मूला की शेप आपके पास आ जाएगी K माइनस 273 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है, बाकी चीजों को शिफ्ट करेंगे तो फॉर्मूला की शेप आपके पास आ जाएगी K माइनस 273 इज इक्वल टू 5। यहाँ से शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई कर गया जाकर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 से 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। यहाँ पर अभी भी माइनस 273 रिमेनिंग है, इसको भी शिफ्ट करेंगे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जाके प्लस का हो जाएगा। फॉर्मूला की शेप आपके पास आ जाएगी K इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट ओवर प्लस 273। उम्मीद है आपको सारी कन्वर्जन समझ में आ रही होगी। हीट एंड टेम्परेचर के रिगार्डिंग अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे। So thank you very much for listening and watching the video. So we will meet again in the next lecture inshallah very soon.